एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था न्यू टॉपिक दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब दो बॉडीज एक दूसरे पे एक्ट करती हैं तो उसकी वजह से हमारा जो दोनों बॉडीज का टोटल सम ऑफ द मोमेंटम होता है वो इफेक्ट नहीं होता and the sum of their momentums remain constant when provided that no external force acts upon it। जिससे हमने एक और चीज़ निकाली थी कि मोमेंटम इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। और हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला किया था कि the sum of the momentum of the bodies before they both act on it is equal to the sum of their momentums after they have acted upon them. Now let's see some of the applications of conservation of momentum. First cases of jets and rockets. Basically जो jets and rockets होते हैं, मैंने आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ाया था कि जो jets and rockets होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। यानी कि jets and rockets को मूव करने के लिए उनके पीछे से जब हम गैसेस को एयर में थ्रो करते हैं इस डायरेक्शन में, तो जो एयर है वो अपोजिट फोर्स लगा के जेट्स को या रॉकेट्स को दूसरी डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, जिसकी वजह से जो जेट्स एंड रॉकेट्स हैं वो फ्लाई कर पाते हैं ना। इस केस में मोमेंटम कैसे रोल प्ले करती है। एक्चुअल में जब हमारी जो गैसेज हैं उनका जो मास है दैट इज स्मॉलर। सपोजिटली जो जेट्स हैं उनका मास है m1 एंड जो गैसेज हैं उनका मास है m2, राइट। अब आप मुझे बताओ कि जो जेट्स या रॉकेट्स हैं दैट इज m1 उनका वेट ज़्यादा होगा या गैसेस का। ऑब्वियसली जो जेट्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, जो बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वेट ऑफ गैसेस। लेकिन फिर भी गैसेस के पास आखिर ऐसे कैसे वो फोर्स लगा लेते हैं जिसकी वजह से वो जेट्स को बहुत जल्दी फ्लाई करा पाते हैं। एक्चुअल में चाहे हमारा जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है हमारा मोमेंटम। तो अगर गैसेस का मोमेंटम कम है तो क्या अगर हम उनकी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ा दें तो उसकी वजह से जो हमारा मोमेंटम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही होता है जेट्स एंड रॉकेट्स के केस में। हम गैसेस को स्मॉल अमाउंट्स में रिलीज करते हैं बट एट हाई वेलोसिटी। यानी कि जो गैसेस की वेलोसिटी है दैट इज मच मोर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ जेट्स, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं उनका जो मोमेंटम है वो हमारे जेट्स के मोमेंटम को इक्वलाइज कर पाता है। इक्वलाइज कैसे होते हैं इन दोनों के मोमेंटम, जेट्स का मास ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, लेकिन वही गैसेस का मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्वलाइज हो पाता है एंड दैट्स अ केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ गन रिकॉइल्स। बेसिकली गन रिकॉइल्स में हमारी गन और बुलेट होती है। गन और बुलेट स्टार्टिंग में रेस्ट पे होती है, यानी कि हमारा स्टार्टिंग के केस में जो गन और बुलेट है उनका मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि उनकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है एज दे आर इन रेस्ट ना। जब हम बुलेट शूट करते हैं तो जो बुलेट है वो हमारी गन से बाहर जाती है और जो गन है वो जर्क बैकवर्ड करती है, जिसे हमने बोला था रिकॉइल करती है हमारी गन। अब उस केस में हम लेते हैं बुलेट और गन का एग्जाम्पल, राइट। जो हमारी बुलेट थी उसका मोमेंटम कैसे निकलेगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, और जो हमारी गन है उसका मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब आप मुझे बताओ कि बुलेट और गन में से किसका मास ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली जो मास है वो गन का ज़्यादा होता है, राइट। बुलेट का तो मास बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि जो बुलेट है वो बहुत स्पीड से बाहर निकलती है और जो गन है वो थोड़ा सा ही जर्क बैकवर्ड करती है। क्या ऐसा होता है कि जितनी स्पीड से बुलेट निकली उतनी ही स्पीड से गन पीछे आती है? ऐसा नहीं होता। तो यानी कि जो बुलेट है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। जब हम उससे शूट करते हैं तो जो बुलेट है वो बहुत स्पीड से आगे जाती है, तो यानी कि बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गन। तो इसकी वजह से जो बुलेट का मोमेंटम है और जो गन का मोमेंटम है वो
इक्वलाइज हो पाता है, क्योंकि बुलेट के पास अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो गन के पास उसके केस में मोमेंटम ज़्यादा है, जिसकी वजह से बुलेट और गन का जो मोमेंटम है वो इक्वलाइज हो पाता है। एंड दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ एग्जाम्पल, जिसमें हमने पढ़ा जेट और रॉकेट का। अगर इनमें जेट्स एंड रॉकेट्स में लाइक जेट और गैसेस थी, अगर इनके मोमेंटम में मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, और दूसरे में वेलोसिटी ज़्यादा है तो मास कम है, जिसकी वजह से इन दोनों बॉडीज़ जब एक दूसरे पे एक्ट करती है तो इनका जो मोमेंटम है वो इक्वल होता है। एंड द सेकेंड केस वॉज ऑफ व्हेन अ गन रिकॉइल्स। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो टॉपिक है दैट इज मच मोर रिलेटेड टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो जिसमें हमने पढ़ा था कि एक बॉडी अगर दूसरे पे एक्ट करती है तो दूसरी बॉडी भी उसके जवाब में फर्स्ट पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज मच मोर रिलेटेड टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन उससे पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखना है, जो हमने पढ़ा था कि मोमेंटम of the bodies before they act equals to momentum of the bodies after they act, जो हमने कल की क्लास में डिराइव भी किया था। दैट इज m1 into u1 plus m2 into u2 is equal to m1 into v1 plus m2 into v2। Now let's start with the questions. First question, a bullet of mass 10 gram is fired from a gun of 6 kilogram with a velocity of 300 meter per second and calculate the recoil velocity। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, गन और बुलेट का। हमें बुलेट का मास दिया हुआ है 10 ग्राम। सपोज हम आंसर सॉल्यूशन में बुलेट की जितनी भी चीज़ें हैं हम उन्हें 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बुलेट का हो गया m1 विच इज इक्वल्स टू 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ 6 किलोग्राम। अब हमें दिया हुआ है गन का वेट, गन के वेट को हम ले लेते हैं m2 दैट इज 6 किलोग्राम विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो वेलोसिटी हमें दी हुई है ये एक्चुअल में किसकी दी हुई है, हमें ये मेंशन नहीं है कि बुलेट की है या फिर गन की है। तो आप एक बार फिर से लाइन को पढ़ो। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड, अगर आप इसे हटा दो तो आप फिर से लाइन को पढ़ो। अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो वेलोसिटी हमें दी हुई है ये किसकी दी हुई है, बुलेट की। अब ये कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। मैंने आपको अभी बताया था कि जो गन होती है और जो बुलेट होती है वो रेस्ट पे होती है और फिर जब हम उन्हें शूट करते हैं तो वो निकलते हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई। तो ये जो हमें दी हुई है दैट इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक तरीका तो ये था इसको फाइंड करना कि ये जो 300 मीटर पर सेकेंड है ये किसकी वेलोसिटी है। अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ, आप आगे का क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल क्या करती है, गन या बुलेट, ऑब्वियसली गन। तो यानी कि हमें गन की वेलोसिटी निकालनी है। तो यानी कि जो हमें क्वेश्चन में ये दी हुई है किसकी वेलोसिटी होगी, बुलेट की। तो ये दो तरीके थे फाइंड आउट करने के कि जो वेलोसिटी है ये किसकी दी हुई है। पहले तो हमने लाइन को फ्रॉम अ गन हटा दिया तो पढ़ा, तो यहाँ हमें पता चल गया कि ये बुलेट की है। या फिर जब हमने देखा हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, वेलोसिटी किसकी, गन की, तो जो हमें दी हुई है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अब हमें दिया हुआ है कि जो बुलेट है उसका मास है 10 ग्राम, वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड और गन का मास है 6 किलोग्राम और वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। नाउ लेट्स से कि हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि बेसिकली जब दो बॉडीज एक दूसरे पे एक्ट करती है तो उनका मोमेंटम क्या होता है, इक्वल। यानी कि जो बुलेट का मोमेंटम होगा दैट इज p1 और जो गन का मोमेंटम होगा p2, वो दोनों इक्वल होंगे। तो क्या मैं लिख सकती हूँ p1 इज इक्वल्स टू p2, लिख सकती हूँ मैं p1 इज इक्वल्स टू p2। तो चलिए अब मैं मोमेंटम का फॉर्मूला पुट करती हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बुलेट की मुझे मास
मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है। गन का मुझे मास दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, राइट। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ गन। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करती हूँ। मास मुझे बुलेट का क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम। अब आप देखो मुझे ये ग्राम्स में दिया हुआ है, लेकिन जो मेरा मास है वो किलोग्राम में है। और जब भी मैं फोर्स या फिर मोमेंटम निकालती हूँ, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है, kg/मीटर/सेकेंड। यही एसआई यूनिट होती है मोमेंटम की। तो यानी कि जो मेरा मास है वो किलोग्राम में होना चाहिए, और यहाँ पे मुझे मास ग्राम में दिया हुआ है। तो मैं पहले इसे कन्वर्ट करूँगी किलोग्राम में, इनटू द वेलोसिटी दैट इज 300 is equal to mass of gun that is 600 into V2। तो ये मेरा बन गया। अब मैं इसको कट वगैरह करके आंसर निकालती हूँ। 0 से 0 कट, 2 0 से 2 zeros कट, यानी कि 3 is equals to 600 into V2। So V2 is equals to 1/200 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मेरा वेलोसिटी गन के रिकॉइल होने की क्या आ गई, 1/200 मीटर पर सेकेंड। या फिर अगर आप इसे डेसिमल में निकालना चाहते हो तो कैसे करो, ये मेरे पास 200 में दिया हुआ, मैं इसे क्या करती हूँ, इसे फ्रैक्शन में लाने के लिए इसे सपोजली 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो मेरा आ जाएगा 5/1000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.005 मीटर पर सेकेंड मेरी वेलोसिटी आ गई गन के रिकॉइल होने की। अब आप देखो इस क्वेश्चन में बुलेट का मोमेंटम क्या था, मास ये था और वेलोसिटी ये थी। इसमें क्या ज़्यादा था, वेलोसिटी वाज 300 मीटर पर सेकेंड। तो वही गन का अगर मास ज़्यादा था दैट इज 6 किलोग्राम, तो उसकी वेलोसिटी कितनी कम आई, दैट इज 0.005 मीटर पर सेकेंड। तो ये इन दोनों चीज़ों में से दैट इज मोमेंटम में जो मास और वेलोसिटी होती है, दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट में एक चीज़ कम होगी जो दूसरे में ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमारे मोमेंटम्स उन दोनों के इक्वलाइज हो जाते हैं। तो हमारे V2 दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन क्या आ गई, 0.005 मीटर पर सेकेंड। Now let's hear another question। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। The car A of mass 1500 किलोग्राम at 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक कार है, कार A जिसका मास है 1500 किलोग्राम और वो किस स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, 25 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स विद कार B of 1000 किलोग्राम at 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो कार B है उसका वेट कितना है, 1000 किलोग्राम, और वो कितनी स्पीड पे या वेलोसिटी पे ट्रेवल कर रही है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो कार ए जो है वो कार बी से कोलाइड करती है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कोलिजन के बाद हमारी जो कार ए है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट बीज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, कोलिजन से पहले कार ए का मास और हमें वेलोसिटी दी हुई है, और कार बी का भी मास और वेलोसिटी दी हुई है। फिर हमें दिया हुआ है कि दोनों का कोलिजन होता है कार्स का, और उसके बाद कार ए का वेलोसिटी क्या हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें कार बी की वेलोसिटी निकालनी है। अब अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि हमें कोलिजन के बाद कार ए और कार बी का मास तो दिया ही नहीं हुआ, तो हम इसे कैसे करेंगे। लेट मी टेल यू कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो मास है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, बॉडीज़ का, वो सेम रहेगा। जो चेंज आएगा दैट वुड बी ओनली इन देयर वेलोसिटीज़। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, जो कहता था m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, यानी कि कार ए का मोमेंटम बिफोर कोलिजन प्लस कार बी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू कार ए का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्लस कार बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब हमें मास दिया हुआ है कार ए का दैट इज 1500 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 25, दिस इज m1, दिस इज u1, राइट। ये हम
है V1 और हमें क्या निकालना है V2 वी नीड टू फाइंड। तो अभी जो मेरी वैल्यूज़ है M1 की 1500 किलोग्राम, U1 की 25 मीटर पर सेकेंड, M2 की 1000 किलोग्राम, U2 की 15 मीटर पर सेकेंड और V1 की 20 मीटर पर सेकेंड और V2 मुझे निकालना है। इन सारी वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगी तो मेरे पास V2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। M1 क्या है मेरा 1500 इंटू में U1 दैट इज 25 प्लस M2 दैट इज 1000 इंटू में U2 दैट इज 15 इज इक्वल्स टू M1 क्या है मेरा 1500 इंटू में V1 दैट इज 20 प्लस M2 दैट इज 1000 इंटू V2 दैट वी नीड टू कैलकुलेट। तो ये मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी और सिर्फ मुझे V2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, जो कॉमन टर्म्स है, जो लाइक टर्म्स है, उनको एक साथ ले आती हूँ। 1500 वाली टर्म्स को मैं एक साइड ले लेती हूँ। तो 1500 मैंने कॉमन लिया तो मेरा क्या बच गया 25 माइनस 20। और अगर मैं इस 1000 वाली टर्म को इधर लेके गई, मैं इस टर्म को इधर ले आई और इस टर्म को उधर ले गई, तो मैंने 1000 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया V2 माइनस 15, राइट। ये मेरे पास बच गया 1500 मैंने कॉमन लिया, 25 माइनस 20 और यहाँ पे 1000 V2 माइनस 15। अब मैं इसे कैंसिल करती हूँ, ये आ जाएगा 3 और ये 2, तो मेरा आ जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ V2 माइनस 15। ये मेरा बच गया। अब मैं इसे आगे सॉल्व करती हूँ, मेरा क्या आएगा 15 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 2V2। ये 15 हो गया, मैंने इसे ओपन कर दिया, सो 2V2 माइनस 30 को मैं इधर ले आई तो 15 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 2V2, यानी कि 45 इज इक्वल्स टू 2V2 और V2 निकालने के लिए मैंने 45/2 कर दिया तो मेरी वेलोसिटी आ गई 22.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आफ्टर कोलिजन अगर ए कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो बी कार की वेलोसिटी कितनी हो जाती है 22.5 मीटर पर सेकेंड, जो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। Now next question, a bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 400 meter per second gets embedded in a freely suspended wooden block. Embedded का मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बुलेट थी जिसका मास था 10 ग्राम, जिसकी वेलोसिटी थी 400 मीटर पर सेकेंड। वो एक फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक यानी कि वुडन ब्लॉक था, उसके अंदर एम्बेड हो जाती है। यानी कि जब हमने बुलेट शूट की तो वो जाकर एक वुडन ब्लॉक के अंदर जाके एम्बेड हो गई, घुस गई। और 900 ग्राम, 900 ग्राम क्या है उस वुडन ब्लॉक का मास। नाउ कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, यानी कि अब हमें निकालना है कि उस बॉक्स की बेसिकली क्या वेलोसिटी हो गई। सब जो हमारे पास इन दोनों के कोलिजन से पहले, यानी कि जो बुलेट थी वो उसके अंदर रही, उससे पहले जो हमारा वुडन ब्लॉक था वो भी रेस्ट पे था और बुलेट भी रेस्ट पे थी। यानी कि जो कोलिजन हुआ उसके बाद हमारा मोमेंटम ऑफ द गन शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, राइट। यानी कि जब जो बुलेट है वो उसके अंदर जाती है तो उससे पहले जो हमारी बुलेट का मोमेंटम था वो हमारे ब्लॉक के मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं सीधा, दैट इज m1 इंटू v1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू v2। अब मैंने देखा मास ऑफ द गन, मास ऑफ द बुलेट दैट इज 10 ग्राम, ग्राम में है तो मुझे इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 10/1000 kg इंटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है 400 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये तो मेरा हो गया बुलेट का जिसका मास था 10 ग्राम और वेलोसिटी थी 400 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे निकालना है ब्लॉक का मास। ब्लॉक का मास हमें दिया हुआ है 900 ग्राम, लेकिन हम इसे 900 ग्राम नहीं लिख सकते क्योंकि सपोजिंगली ये हमारा बॉक्स था जिसका वेट था 900 ग्राम
अब जो बुलेट थी वो बाहर से आई और इसके अंदर आ गई, यानी कि ब्लॉक के अंदर ही अब बुलेट भी आ गई। तो जो बुलेट का मास है वो भी अब ब्लॉक का ही पार्ट है, जिसकी वजह से अब मेरा जो ब्लॉक है उसका वेट कितना हो जाएगा, जो ऑलरेडी ब्लॉक का वुडन ब्लॉक का मास था दैट इज 900 ग्राम प्लस द मास ऑफ द बुलेट दैट इज 10 ग्राम। तो मेरा जो ब्लॉक है उसका मास कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बुलेट है वो ब्लॉक में एम्बेडेड हो गई, यानी कि ब्लॉक के अंदर घुस गई। अगर वो उसे टच करके चली जाती तो हम उसमें ऐड नहीं करते बुलेट का मास, लेकिन अब बुलेट जो है वो ब्लॉक के अंदर है तो ब्लॉक का वेट बढ़ जाएगा ड्यू टू बुलेट। तो ब्लॉक का वेट कितना हो जाएगा 910 ग्राम, और ये ग्राम में दिया हुआ है तो मैं इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेती हूँ इनटू में V2, राइट। तो ये मेरा आ गया, मैंने मास लिया बुलेट का इस इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको कौन सा मास लेना है ब्लॉक का, क्योंकि जो मेरी बुलेट है वो ब्लॉक के अंदर घुस गई है, जिसकी वजह से उस ब्लॉक के वेट में मास ऑफ द बुलेट भी एड ऑन हो गया है, इसीलिए हम ब्लॉक का वेट अब 910 ग्राम लेंगे। तो मैं इसे 1000 से 1000 कट कर लेती हूँ, एक 0 से एक 0 कट, तो फिर मेरा V2 क्या आ जाएगा 400/91, जिसको सॉल्व करने पे मेरा V2 आ जाएगा समवट 4.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मेरी वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक कितनी आ जाएगी 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसी के साथ हमारा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया था एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा फोर्स क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में, फिर हमने 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़े जिनमें हमने कुछ न्यू टर्म्स भी पढ़ी जैसे कि इनर्शिया और मोमेंटम, और फिर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं, और इस चैप्टर को भी डू लाइक आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।